नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2023 के जीएस फर्स्ट पेपर के सी सेक्शन को सी सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स आर टू बी सेट अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो बजट के अकॉर्डिंग ये 30 है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक स्पेयर। तो ये लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में रहा हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, प्रिंस हैरी। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी थी। ब्रिटेन के रॉयल फैमिली मेंबर हैं प्रिंस हैरी, उन्होंने लिखा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कह सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अजर्सन और रीजन बेस्ड है। अजर्सन है, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का भाग है। रीजन इसका है, अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के चैप्टर पार्लियामेंट से डायरेक्टली उठाया गया क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट 79 का ही आर्टिकल 79 का ही स्टेटमेंट है और रीजन इसका सही है, दोनों बातें सही हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर दो ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो पार्लियामेंट के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, लोकसभा और प्रेसिडेंट 5 ईयर के गैप के बाद चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो इज in the form of a dialogue between King Milinda and Buddhist saint. The concerned saint was. मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के बीच संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे। नागसेना सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, ओशन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ऑप्शन बी, टाइड कम्स ऑन अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर एंड 30 मिनट्स। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे और 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। तीसरा, बेंगुला करंट इज कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशन। बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है। और ऑप्शन डी, इफ द सन, द अर्थ एंड द moon are in a straight line then this situation is the situation of a small tide. यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओशनिक सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। इसके पीछे का रीजन है, इस रीजन में नेट इवेपोरेशन मैक्सिमम होता है और इसकी वजह से फ्रेश वाटर एवेपोरेट हो जाता है और सलाइन कंटेंट ओशनिक सरफेस पर रह जाते हैं। प्लस ओशनिक करंट्स, चाहे वो इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की ओर फ्लो हो रही हो या पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की ओर फ्लो हो रही हो, अपने साथ साथ उस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड सलाइन कंटेंट को ले आकर के इस रीजन में रीडिस्ट्रीब्यूट करती हैं। प्लस यहाँ पे रेगुलर
प्रेसिपिटेशन नहीं होता है, वो सीजनल होता है और डिपेंड करता है कि उस रीजन में फ्रेश वाटर एडिशन के अदर सोर्सेस लाइक ग्लेशियर्स और रिवर सिस्टम कितने ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो इन सब के बेसिस पे ओशनिक सैलिनिटी इस रीजन में यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के रीजन में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड होती है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। टाइड कम्स ऑन अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर एंड 30 मिनट्स। पृथ्वी पर प्रतिदिन 12 घंटे और 30 मिनट के बाद ज्वार आता है। ये ऑप्शन, इसमें जो टाइमिंग है ये गलत दी गई है। हर दिन 12 घंटे और 25 मिनट के बाद एक हाई टाइड आता है और उस हाई टाइड को 6 घंटे और 12.5 मिनट के बाद एक लो टाइड फॉलो करती है। तो इस वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है बेंगुला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ पैसिफिक ओशियन। बेंगुला करंट प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पे प्रशांत नहीं, साउथ अटलांटिक सी की एक कोल्ड करंट है। और चौथा ऑप्शन है इफ द सन, द अर्थ एंड द मून आर इन अ स्ट्रेट लाइन देन सिचुएशन इज सिचुएशन ऑफ स्मॉल टाइड। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है। तो यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यह स्थिति एक दीर्घ ज्वार या हाई टाइड की सिचुएशन होती है। क्योंकि जब सन, अर्थ और मून एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं तो उनकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाती है। इसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है वो एक हाई टाइड की कंडीशन क्रिएट होती है। स्मॉल टाइड की कंडीशन क्रिएट करने के लिए इन तीनों प्लैनेटरी बॉडीज को 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना होगा, तब जाके स्मॉल टाइड की कंडीशन क्रिएट होगी। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। अल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑन द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। ठीक स्टेटमेंट है। This warm current increases the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius by increasing the amount of plankton in the sea. यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। गलत स्टेटमेंट है बिकॉज इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है और प्लैंकटन का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता है क्योंकि अल नीनो की कंडीशन में अपवेलिंग जो इस रीजन में होनी चाहिए, नॉर्मल अपवेलिंग, वो अफेक्ट होती है, नेगेटिवली अफेक्ट होती है और इसकी वजह से जो सबमर्ज्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो सरफेस पे नहीं आते हैं। तो प्लैंकटन्स ज़्यादा टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट सप्लाई के नेगेटिवली अफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे प्लैंकटन्स घट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वुमन फ्रीडम फाइटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली और शांति घोष। इसमें शांति घोष करेक्ट आंसर है क्योंकि मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ ये दोनों क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे बंगाल और असम रीजन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी और दोनों ही ब्रिटिश फोर्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए शहीद हो गई थी। अरुणा आसफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट से डायरेक्टली एसोसिएटेड थी, ये बॉम्बे में एक्टिव थी और 9 अगस्त 1942 को जब सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया था तो इन्होंने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक से इंडियन फ्लैग को फहरा करके इस मूवमेंट को लीड किया हुआ था। तो अरुणा आसफ अली भी इससे रिलेटेड है। शांति घोष एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थी और ये वॉलेंस में ज़्यादा बिलीव करती थी और 1940 के आसपास में ये कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएट हो गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी ने रसिया का अलाइड फोर्सेस के साथ में हो जाने की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इस बेसिस पे शांति घोष ने भी उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शांति घोष। अगला क्वेश्चन, माउंट न्यूमैन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। ये आयरन ओर के लिए फेमस है।
ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक टाउन है, माउंट न्यूमैन टाउन। वहाँ पे आयरन ओर की काफ़ी ज़्यादा माइंस हैं, तो इसके लिए काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 25th December 2022, which of the following countries extended mandatory military services for 1 year to those males who born after 1st January 2005? 21 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर ताइवान है, क्योंकि ये उस साल करंट अफेयर्स में था। ये टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। कथन है, सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू रिट्स लाइक habeas corpus mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, which is appropriate for the enforcement of fundamental rights। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। ये एज पर आर्टिकल 32 सबसेक्शन 2 ये सही स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर any other court to exercise within its jurisdiction the power given to Supreme Court। संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये भी एज पर आर्टिकल 32 सबसेक्शन 3 ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ रेबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857? 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, खान बहादुर खान। फ्रेंड्स, ये लेटर मेडाइवल टाइम के रोहिल्ला रूलर्स जो हुआ करते थे, ये उनके वंशज थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का इस रीजन में रूल होने के बाद इन्हें कुछ पेंशन दी जाती थी, बट ये उस पेंशन से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कई बार कंप्लेंट भी किया था, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनकी कंप्लेंट को सीरियसली लिया नहीं था। और इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों से। तो इन्होंने इस रिवोल्ट के टाइम पे लगभग 40,000 सोल्जर्स को इकट्ठा किया और रिवोल्ट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने एक सोवरेन गवर्नमेंट भी, प्रोविजनल सोवरेन गवर्नमेंट भी बनाई थी और कुछ दिन तक रूल किया था। इन्होंने फ्रेश करेंसी भी इशू की थी, लेकिन बाद में एक कॉन्टेम्पररी राजा के लालच में आ जाने की वजह से उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनके बारे में सूचना दे दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 1860 के आसपास में फांसी दे दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement with reference to Uttar Pradesh. Forests constitute about 12.8% of the total geographical area of the state. The districts of Jaunpur, Gazipur and Balia have no forest land. उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। और दूसरा स्टेटमेंट है, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड है, दोनों गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है और केवल पहला सही है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये दोनों स्टेटमेंट यूपीपीसीएस ने सही माने हैं, बट अगर हम लेटेस्ट इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट को चेक करें तो उसके अकॉर्डिंग पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम सिर्फ फॉरेस्ट रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट रीजन है वो जो यूपी का टोटल जियोग्राफिकल एक्सटेंट है उसका सिर्फ और सिर्फ
0.98% ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। और अगर हम इसमें ट्री कवर को भी शामिल कर देते हैं तो भी ये सिर्फ और सिर्फ 9.18% ही होता है। टोटल जियोग्राफी का 9.18% ही हो रहा है, तो इसमें 12.8% दिया हुआ है, जो कि गलत है। और दूसरा, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। इन रीजन्स में कोई भी फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। बट यूपीपीसीएस ने इसमें दोनों स्टेटमेंट्स को सही माना है, तो इसको आप देख लीजिएगा जो भी सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू पोप बेनेडिक्ट 16 हु डाइड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये एक करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और इन्होंने लगभग 600 साल के बाद पहली बार ऐसे पोप थे जिन्होंने रिजाइन किया था, तो इनके बारे में ये स्टेटमेंट दे दिया है। ही वॉज द नेटिव ऑफ जर्मनी, सही है। ही वॉज द फर्स्ट पोप टू रिजाइन इन 600 ईयर्स, ये भी सही है। वेटिकन सिटी में 600 साल बाद किसी पोप ने रिजाइन किया हुआ था, तो इसकी वजह से ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स में ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दोज एनर्जी सोर्सेज दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि ऊष्मा जनित हैं, विद्युत जनित हैं, गैर नवीकरणीय हैं और नवीकरणीय हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन नंबर 16 है। प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023। करंट अफेयर्स में था, यति एयरलाइंस का प्लेन था, और इसकी वजह से नेपाल में काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 17th क्वेश्चन है। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक वॉज रिफाइंड एंड रीडेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कोर्ट। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई। तो ये करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह। हाँ फ्रेंड्स, टप्पा स्टाइल की म्यूजिक जो है ये बेसिकली एक सेमी क्लासिकल फोक म्यूजिक है। इसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहें, क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें आ जाएगा। राजस्थान और पंजाब रीजन में जो कैमल राइडर्स थे वो इस म्यूजिक सिस्टम को उन्होंने इसे डेवलप किया हुआ था, और इसमें कुछ क्लासिकल एलिमेंट्स होने की वजह से इसे सेमी क्लासिकल कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। लेटर 18th सेंचुरी में मुगल बादशाह जो हुआ करते थे, मोहम्मद शाह, इन्होंने इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था और इसे एक कोर्ट म्यूजिक बना दिया था। इसमें इन्होंने कुछ कोर्ट सिंगर्स को प्रमोट किया और इसके कुछ एलिमेंट्स को रिफाइन करके इसे एक कोर्ट म्यूजिक बना दिया था। तो मोहम्मद शाह इसका करेक्ट आंसर है। इस म्यूजिक सिस्टम को उत्तर प्रदेश में प्रमोट करने में नवाब आसफुद्दौला का काफ़ी रोल रहा था। उन्होंने नवाब शौरी मियाँ जो पंजाब से आए हुए, उत्तर प्रदेश में पंजाब से आए हुए एक सिंगर थे टप्पा स्टाइल के, वो आसफुद्दौला के दरबार में आए थे और आसफुद्दौला ने उन्हें काफ़ी प्रमोट किया था। तो इसमें अगर हम देखें मोहम्मद शाह और आसफुद्दौला, मोहम्मद शाह दिल्ली में और आसफुद्दौला लखनऊ में, इन दोनों ने इस म्यूज़िक सिस्टम को काफ़ी प्रमोट किया हुआ था। और अगर हम इस म्यूज़िक सिस्टम को प्रमोट करने में घराने की बात करें तो ग्वालियर घराना इसके लिए काफ़ी फेमस है। और ग्वालियर घराना म्यूज़िक सिस्टम हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिस्टम का सबसे पहला फेमस घराना माना जाता है, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक सिस्टम के लिए डिवोटेड घराना है। तो इसमें तीनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मुगल कोर्ट में अगर हम बात करें, मोहम्मद शाह ने इसे प्रमोट किया था। अगर हम नवाबों की बात करें तो लखनऊ में आसफुद्दौला ने इसे प्रमोट किया था। और अगर हम घराने की बात करते हैं तो ग्वालियर घराने ने इसे प्रमोट किया था।
और इसके जो सिंगर्स हैं उनको बैजीज बोला जाता है, बैजी। इसके कुछ फेमस सिंगर्स हुआ करते थे, अभी मैंने बताया। और सफुद्दौला के दरबार में नबी शोरी या शोरी मियाँ, और ग्वालियर घराने के कुछ थे, उसमें से पंडित लक्ष्मण राव और शन्नो खुराना, ये काफी फेमस सिंगर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन दिसंबर 2022? ये अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। मिलिट्री एक्सरसाइजेस और उसकी लोकेशन, अगर यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इसकी लोकेशन कहाँ पे कंडक्ट हुआ था, किस कंट्री के साथ में होता है, कंट्रीज, पार्टनर्स इन्वॉल्व, पर्पस क्या है, ये चीजें यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा आगे जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों 2024 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। लिस्ट ए आर्टिकल 324, ये है इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 315 पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन और स्टेट दोनों है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एंड आर्टिकल 338 ये SC/ST कमीशन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोड ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, a person is appointed as attorney general who is qualified to be appointed as judge of the supreme court as per article 76, ये स्टेटमेंट सही है। the attorney general can be removed through the same process as the judges of supreme court, नहीं। आर्टिकल 76 बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, बट वो कहता है कि ये रिमूव किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑर्डर, प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर से इनको रिमूव किया जाएगा, और जब तक प्रेसिडेंट चाहता है तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसी कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है कि ये सेम प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए के रिमूवल के लिए यूज होता है उस प्रोसेस से ही रिमूव होंगे। ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू इशू किया जाएगा, उससे रिमूव कर दिए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। दूसरा, महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अजर्सन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, और देखना है कि रीजन अजर्सन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। अजर्सन क्या कहता है, पॉपुलेशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरमेंट ऑफ द कंट्री, करेक्ट स्टेटमेंट है। देश के पर्यावरण को बचाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, सही है। ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन द एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन्ड नहीं, डिस्टर्ब होता है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है, असंतुलित हो जाता है यानी डिस्टर्ब होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा पॉपुलेशन जितनी होगी एनवायरमेंट रिसोर्सेज की डिमांड उतनी बढ़ेगी, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज सर्विसेज की डिमांड उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो मतलब इसका सीधा सा मतलब है एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होगा, एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि एनवायरमेंट उतने ही रिसोर्सेज उतनी ही सर्विसेज की डिमांड को मीट कर सकता है जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी। फ्रेंड्स, आपको कमेंट सेक्शन में 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना है अगर आपको इसका कोई आइडिया हो। पहला, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट है अर्थ ओवरशूट डे। अगर आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वॉज द लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका ऑप्शन है मोपला रिवोल्ट, खिलाफत मूवमेंट, होम रूल, जलियांवाला बाग मसकरे। मोपला रिवोल्ट 1921, ये जुलाई 1921 में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजिव कंडीशन में आ गया था। खिलाफत मूवमेंट आपको पता होगा अगस्त 1920 में खिलाफत मूवमेंट 31 अगस्त को शायद इसका रिजोल्यूशन को शायद लॉन्च हुआ था। होम रूल आपको याद होना चाहिए। अगर तिलक ब्रांच की बात करें तो तिलक ब्रांच अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। और बेसेंट ब्रांच की बात करें तो ये ब्रांच सितंबर में स्टार्ट हुआ था, सितंबर में लॉन्च हुआ था। फिर जलियांवाला बाग मैसेक्रे ये 1919 अप्रैल में हुआ था, तो इसकी वजह से लेटेस्ट जो इसमें है वो मोपला रिवोल्ट है 1921 जुलाई। करेक्ट आंसर इसका मोपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। माउंटेन और कंट्रीज, एसोसिएटेड कंट्रीज को मैच करवाना है। किलिमंजारो तंजानिया, टूबकल ये है मोरक्को, स्टैनली युगांडा और हॉगर अल्जीरिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज है और डिजीज से रिलेटेड जो फैक्टर्स है उनके बारे में बताना है। पेप्टिक अल्सर, बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया? ये है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। डेंगू है डेंगू वायरस। एलिफेंट फूट है वर्म के थ्रू, इसमें वर्म के थ्रू लेशमैनियासिस नाम का प्रोटोजुआ जो है वो इसका मेन रीजन है। मलेरिया है प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to the composition of a legislative council in a state of India, which of the following statement are correct? Option statement first, in the legislative council there may not be more than 1/3 member of the total membership of legislative assembly of the state. Second statement है the legislative council of a state must have at least 40 members in it. भारत में एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। एज पर आर्टिकल 171 ये स्टेटमेंट सही है। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। आर्टिकल 171 के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बोथ ए एंड 2 आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? 2 फरवरी रामसर कन्वेंशन को अडॉप्ट करने की वजह से इस डेट को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि रामसर कन्वेंशन कहाँ अडॉप्ट हुआ था और किस ईयर में अडॉप्ट हुआ था। कॉन्वेंशन या इसी को बोलते हैं कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। आपको बताना है कि ये कॉन्वेंशन कब लॉन्च हुआ था, कब अडॉप्ट हुआ था, कौन से साल में और किस जगह पे अडॉप्ट हुआ था। अगर आप बता सकते हैं तो कोशिश जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which year mid-day meal scheme was renamed as PM पोषण स्कीम? मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2021 में। इस स्कीम को 2021 में रीनेम किया गया था। रीनेम करने के बाद इसको इसके बेनिफिशरीज में 3 to 5 ईयर्स के जो प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, यानी जो आंगनवाड़ी वगैरह में विजिट करते हैं, उन बच्चों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। उसके बाद इसके बेनिफिशरीज में 3 ईयर to 14 ईयर के सारे बच्चों को इंक्लूड कर लिया गया था।
या यूं कहें कि प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ साथ प्री प्राइमरी, प्राइमरी प्लस जूनियर हाई स्कूल के बच्चों को शामिल कर लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 2021 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the election of Vice President of India, which is declared void by Supreme Court of India, which of the following statement are correct? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? स्टेटमेंट है, द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड एज पर आर्टिकल 71 सेक्शन 2। ये स्टेटमेंट सही है। ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के लिए सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। सही स्टेटमेंट है, द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसीडर्ड वैलिड। ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है। अगर डिसीजन से पहले उसने एज अ प्रेसिडेंट या एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई भी डिसीजन लिया हुआ है तो वो डिसीजंस वैलिड होंगे, लेकिन अगर इसके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके बाद प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में कोई भी व्यक्ति ऐसा डिसीजंस लेता है तो वो सारे के सारे डिसीजंस इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ओनली वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर अबोलिस्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर? कश्मीर में से निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी दोनों का फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक या फेवरेट राजा है जैनुल आबदीन। दोनों ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को रिपीट करते रहते हैं। तो जैनुल आबदीन 1518 से लेकर के इसने 1550 तक इसने रूल किया हुआ था। 1519 में इसके भाई ने थ्रोन को कुछ दिन के लिए टेक ओवर किया हुआ था, बट बाद में 1519 से 1550 तक इसने फिर से अपना रूल कंटिन्यू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जैनुल आबदीन। फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़नी है। इसकी रिलीजियस पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर है ये कश्मीर का। रिलीजियस पॉलिसी में ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट रूलर हुआ करता था। इसने हिंदू रिलीजन को भी काफ़ी प्रमोट किया था और इसने राज तरंगिणी, आपने बुक सुना होगा, कलहन की लिखी हुई है, उसको ट्रांसलेट भी करवाया था पर्सियन में। प्लस राज तरंगिणी सीरीज दो राज तरंगिणी सीरीज ऐड कर दी गई थी इसके टाइम पे। नाम है उनका राज तरंगिणी सेकंड एंड थर्ड। ये कौन ऐड किया था इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में हो सके तो बताने की कोशिश करिएगा। रिलीजियस पॉलिसी में इसको कश्मीर का अकबर बोला जाता है, क्योंकि इसने काफ़ी टॉलरेंट एटीट्यूड को अपनाया हुआ था। इसने महाभारत को ट्रांसलेट करवाया था, पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। तो इस रूलर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होंगुल डियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? भारत के किस भाग में होंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? ये जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों में पाया जाता है। और दचिगम नेशनल पार्क आपने सुना होगा। ये यूपीएससी, यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस में लगभग सारे पीसीएस में काफी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क माना जाता है। आप इसको देख लीजिएगा। दचिगम नेशनल पार्क ये कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेस्ड ऑन द ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क
and data produced by national statistical systems of and information collected at regional level. The United Nations Secretary General present and annual Sustainable Development Goal report. सही स्टेटमेंट है. ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क वैश्विक सूचना संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं. स्टेटमेंट सही है. इस रिपोर्ट के लिए किसी भी कंट्री के लेवल पे जो स्टैटिस्टिकल यूनिट्स होती हैं जो डेटा कलेक्शन के लिए अथोराइज्ड होती हैं उनके डेटा का उपयोग करके ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बेसिस पे डेटा का कलेक्शन करके और रीजनल और मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस के डेटाज के बेसिस पे जो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल होता है वो हर साल इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है. तो ये स्टेटमेंट सही है. ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू टू इन्फॉर्म द क्वाड्रेनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू डेलिब्रेशंस एट यूएन जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर. वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों का पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है. ये एनुअल है तो ये स्टेटमेंट गलत है. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओनली वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड बाय प्रेजेंट जनरेशन इन सच अ वे that if there is minimum degradation of natural resources then what kind of development would it be called. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डायरेक्ट डेफिनेशन है. अभी मैंने पीछे बताया था कि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है डेफिनेशन बेस्ड. प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो. यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा. यह सतत विकास है. अगला क्वेश्चन है Which Indian origin businessman has been elected as mayor of London Borough of Southwark for the second time. भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवर्क के लंदन बोरो का मेयर दूसरी बार चुना गया है. सुनील चोपड़ा काफी न्यूज में था उस टाइम पे, तो सुनील चोपड़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th. कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक. पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. ये कमिटी अपॉइंट की गई थी 29 अगस्त 1947. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड. ये 26 नवंबर 1949. डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 Jan 1950. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट 9th December 1946. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है According to Economic Survey 2023 about services, which statement among the following is not correct? Fashion, grocery and general merchandise will be captured nearly 2/3 of the Indian e-commerce market by 2023. Fashion, grocery and general merchandise will be captured nearly 2/3 of the Indian e-commerce market by 2030. फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्केंडाइज 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स बाजार के लगभग 2/3 हिस्से में अपना स्थान रखेंगे. PMI सर्विसेज विटनेस्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपेंशन सिंस जुलाई 2022. PMI सेवाओं में 2022 जुलाई से सबसे मजबूत विस्तार देखा गया. 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स अनाउंस्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं को बदलने के लिए की गई. क्रेडिट ग्रोथ टू सर्विसेज इज अबव 16% सिंस जुलाई 2022.
ये सारे के सारे बी, सी एंड डी सही हैं। ऑप्शन ए जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट पोएटिस कंपोजिशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही मैच्ड नहीं, सुमेलित नहीं है। दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, पोएम ऑफ स्वर्णवेली एंड गंगाबाई, गणेश देव लीला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज गंगाबाई ने गणेश देव लीला नहीं और गंगाबाई के पद नाम से अपनी कविताओं को कंपोज किया हुआ था। ये एक कृष्ण भक्त थी और ये वृंदावन में 16th सेंचुरी में वृंदावन में रहकर अपनी कविताओं को लिखा करती थी। बाकी दयाबाई, विनय मल्लिका और सहजोबाई सहज प्रकाश ये चरणदासी संप्रदाय की दो डिवोटीज थी और ये चरणदास गुरु चरणदास के फॉलोअर्स हुआ करती थी। चरणदासी निर्गुण और सगुण दोनों में बिलीव करता था और ये मेनली कृष्ण की पूजा किया करता था ये सेक्ट। और ये इसका ओरिजिनेशन अगर हम देखें तो राजस्थान में इसका ओरिजिनेशन था, बट इसकी मेन बेंच दिल्ली में एस्टैब्लिश की गई थी। सोन कुमारी ये भी एक भक्ति पोएटिस थी और इन्होंने पोएम ऑफ स्वर्णवेली नाम से अपनी कविताओं को लिखा हुआ था। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गंगाबाई। गंगाबाई ने लिखा था गंगाबाई के पद नाम से। ये पुष्टि मार्ग सेक्ट और पुष्टि मार्ग सेक्ट से रिलेटेड थी, कृष्ण की भक्त थी। 16th सेंचुरी में ये वृंदावन में रह करके गुरु वल्लभाचार्य को मानकर उनकी पूजा करती थी, गुरु विट्ठल को मानकर उनकी पूजा करती थी और पूजा करने के साथ साथ अपनी कविताओं को लिखा करती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू कैप्टन हॉकिंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ही केम टू इंडिया इन 1611 एज एन एनॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट। वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत में आया था। ईयर गलत है, 1609 में आए थे और जहांगीर से मिले थे। जहांगीर से मिल करके इन्होंने ट्रेड के कुछ टर्म्स को निगोशिएट किया था और ट्रेड लाइसेंस इन्होंने प्राप्त किया हुआ था। इनकी टर्किश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी को देख करके जहांगीर इनसे काफी खुश हुआ था और उसने उन्हें इंग्लिश खान नाम की उपाधि दे दी थी। तो दूसरा स्टेटमेंट इसी से रिलेटेड है। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन टर्किश लैंग्वेज। वे टर्किश लैंग्वेज में काफी वो तुर्की भाषा के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ये स्टेटमेंट सही है पर यूपीपीसीएस ने दोनों स्टेटमेंट को गलत माना है। एक्चुअली क्या था, टर्किश लैंग्वेज जहांगीर को कम आती थी, हॉकिंस को अच्छी आती थी। जहांगीर को पर्शियन आती थी और हॉकिंस को पर्शियन बिल्कुल नहीं आती थी। तो दोनों ने कुछ ऑफिशियल्स की हेल्प से एक दूसरे से टर्किश लैंग्वेज में नेगोशिएट किया, क्योंकि जहांगीर को टर्किश लैंग्वेज बहुत अच्छे से नहीं आती थी, हॉकिंस को आती थी। इस वजह से अगर हिस्टोरिकल फैक्ट के बेसिस पे देखा जाए तो ऑप्शन डी सही है, बट यूपीपीसीएस ने ऑप्शन सी को सही माना है। उसने माना है कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the reign of following पेशवास and arrange them in chronological order. निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार करिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ ये दूसरे पेशवा हुआ करते थे और बाजीराव फर्स्ट बालाजी विश्वनाथ के बेटे थे। 1720 में इन्होंने पेशवाशिप को अक्वायर किया हुआ था और 1740 तक इन्होंने उन्होंने इस पोस्ट को ज्वाइन किया हुआ था और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। आपको पता होगा बाजीराव मस्तानी वाले ये बाजीराव हैं। उसके बाद हैं नारायण राव और माधवराव। माधवराव ये बाजीराव के ग्रैंडसन हुआ करते थे। इन्होंने पानीपत के वॉर के बाद में पेशवाशिप की पोस्ट को अक्वायर किया हुआ था
और उसके बाद नारायण राव ने 1772 से अक्वायर किया हुआ था पेशवा सिप को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, फिर माधवराव और नारायण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डेजर्ट्स एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा? सहारा देखते हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट एंड गोबी डेजर्ट। सहारा सबसे बड़ा है, आपको पता होना चाहिए। गोबी डेजर्ट इसमें सबसे छोटा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया। अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन पेनिनसुला। सहारा डेजर्ट, सेंट्रल अफ्रीका। और गोबी डेजर्ट, ये है चाइना। सबसे बड़ा इसमें सबसे छोटा है इसमें कौन सा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ये लगभग 2,84,000 किलोमीटर है। गोबी डेजर्ट, ये 12,95,000 किलोमीटर के लगभग में है। अरेबियन 23,30,000 के रेंज में है। सहारा है, ये सबसे बड़ा है, ये लगभग 90 लाख या 9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? एब्सोल्यूट, रिलेटिव, सब्जेक्टिव एंड फंक्शनल पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको पता होगा, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन, जो $2.15 अप्रोक्सीमेट $2.15 से कम पर डे जो लोग अपने बेसिक कंजम्पशंस को मीट करने के लिए खर्च करते हैं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या है? इनकम इनइक्वालिटी की कंडीशन में कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम और कुछ लोगों के पास बहुत कम इनकम होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वो वर्ल्ड बैंक की इस डेफिनेशन को मीट करें, बट इनकम इनइक्वालिटी है तो जो लोग हायर इनकम वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं वो उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। सो ये रिलेटिव पॉवर्टी है। सब्जेक्टिव पॉवर्टी भी कुछ ऐसी ही है। दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम दूसरों के कॉन्टेक्स्ट में खुद की पॉवर्टी सब्जेक्टिव पॉवर्टी है। ये रिलेटिव पॉवर्टी ही है, यहाँ पे दो नाम दे दिया है। और फंक्शनल पॉवर्टी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है। विच ऑफ द ऑफिसर वॉज नोन एज भागधुआ ड्यूरिंग वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन? वैदिक कालीन प्रशासन में भागधुआ अधिकारी कौन हुआ करता था? ये रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करता था। भाग यानी शेयर, दुह कलेक्टर या एक्सप्लॉयटर। तो दो टर्म, ये हिंदी के दोनों टर्म है, हिंदी या कह सकते हैं संस्कृत के दोनों टर्म है, भाग, दुह, शेयर और एक्सप्लॉयटर। रेवेन्यू कलेक्टर हुआ करते थे, ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ करते थे। ये रॉयल जो राजन होता था वैदिक पीरियड का, लेटर वैदिक पीरियड में उसकी कंडीशन इम्प्रूव होती गई, और जब उसकी कंडीशन इम्प्रूव होती गई तो उसके बिहाफ पर उसने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया, जिसमें भागदुह एक ऑफिशियल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल हुआ करता था जो रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना? जननी सुरक्षा योजना निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है? रिडक्शन इन मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ओनली गलत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओनली, ये भी गलत है। नियोनेटल
ओनली, ये भी गलत है। ये 2005 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट थी। ये एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका क्या मतलब है? सेंट्रल 100% सेंट्रल फंडिंग तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का होता है, तो ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कैसे हुई? इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट क्या करती है, वो कंकरेंट लिस्ट पर स्कीम बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर स्कीम बनाती है। और उसमें क्या करती है, बेसिकली उसका काम होता है कि वो कुछ फंडिंग को स्पॉन्सर करेगी ताकि कुछ इंडिकेटर्स, कुछ जो पर्पस है उस पर्पस को मीट करने के लिए एक फंडिंग का एक शेयर स्टेट गवर्नमेंट बियर करे और एक शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करे। तो कन्वेंशनली ये स्टेट गवर्नमेंट को 40% बियर करना होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को 60% बियर करना होता है। और जो स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जैसे कि 7 सिस्टर्स और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, इन स्टेट्स में गवर्नमेंट का यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स का शेयर होता है वो 10% हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर हो जाता है 90%। ये कॉन्वेंशनल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है, लेकिन ये 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें गवर्नमेंट ने इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कोई स्कीम बनाई हुई है और उसकी 100% फंडिंग ये खुद कर रही है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को फंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो कर सकती है बट इसमें उसको उसके ऊपर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम व्हाट वाज द नेम ऑफ द फीमेल रेजिमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पार्ट ऑफ द आजाद हिंद फौज बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट। वीरांगना, रानी झांसी, रानी भवानी, भारत माता रेजिमेंट। करेक्ट आंसर है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसको लीड कर रही थी लक्ष्मी सहगल। ये ऑल वुमेन रेजिमेंट था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है रानी झांसी रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लैटेराइट सॉइल? निम्नलिखित कथनों में से लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दिस सॉइल इज डेवलप्ड इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हाँ, ये सही है। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और हैवी रेनफॉल है वहाँ पे ये सॉइल डेवलप होती है। और इट इज़ पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। नहीं, ये गलत है। ये इन दो एलिमेंट्स में रिच होती है, इन दो मिनरल्स में रिच होती है। रीज़न क्या होता है? ये जो सॉइल डेवलप होती है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले रीजन में, हैवी रेनफॉल से क्या होता है, सिलिका, लाइम और ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सारा का सारा हैवी रेनफॉल की वजह से लीच आउट हो जाता है और बचता क्या है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। ये पानी के साथ घुलता नहीं है तो इसकी लीचिंग नहीं हो पाती है और इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम मैक्सिमम क्वांटिटी में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये सिलिका, लाइम एक्सेट्रा के घुल जाने की नीचे लीच आउट हो जाने की वजह से और ह्यूमस के
हट जाने की वजह से ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाती है और काफ़ी कठोर टाइप की मिट्टी हो जाती है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। एरिया जहाँ पे खूब सारी रेनफॉल वगैरह होती है, कर्नाटका साइड में, तमिलनाडु, केरल, इन सब एरियाज में ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है। और कर्नाटका में इसको जब ये सूख जाती है तो ये इतनी हार्ड हो जाती है कि लोग इसको ईंटों की तरह काट काट के इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जैसे करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ओनली वन सही है, बाकी दूसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक कलेक्टेड बाय फिरोज तुगलक ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ नागरकोट। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? इसका करेक्ट आंसर है अजीजुद्दीन खान। 1465 के अप्रॉक्सीमेट में 1365 के अप्रॉक्सीमेट में फिरोज शाह तुगलक ने हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा रीजन आपको पता होगा, कांगड़ा रूलर रूपचंद के अगेंस्ट अटैक किया हुआ था और उनकी सेना ने अटैक के साथ साथ रूपचंद के ऊपर अटैक के साथ साथ नागरकोट का ज्वालामुखी जो टेम्पल था उस टेम्पल पर भी अटैक कर दिया था। और इस अटैक के दौरान वहाँ की जो लाइब्रेरी थी वहाँ से उन्होंने 300 संस्कृत बुक्स को उठाया और उसका पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। ट्रांसलेटर इसके थे अजीजुद्दीन खान। ये स्टेटमेंट सही है और यूपीपीसीएस में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून रीजन। सही स्टेटमेंट है, द तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग मानसून सीजन। नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। सही स्टेटमेंट है, तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो इसमें रीजन दिया गया है वो रीजन अजर्सन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, पोषक स्तर बनते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, और डी ऑर्गेनिज्म्स लिंक्ड इन फूड चेन। पोषक स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। फ्रेंड्स, ट्रॉफिक लेवल का मतलब है किसी फूड चेन में किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पर उनकी क्या पोजीशनिंग है। ट्रॉफिक लेवल डिसाइड करता है कि वो प्रोड्यूसर लेवल पे हैं या कंज्यूमर लेवल पे हैं। प्रोड्यूसर लेवल पे हैं तो सबसे नीचे होंगे, कंज्यूमर लेवल पे हैं तो वो कौन से लेवल पे हैं, ये डिसाइड करने के लिए ट्रॉफिक लेवल का यूज किया जाता है। तो ट्रॉफिक लेवल रेफर्स टू द पोजिशनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर फीडिंग हैबिट विद अ फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड। Next question है, with reference to the scheme-wise allocation in the 2023-24 Union Budget, which of the following statements are correct? संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? स्टेटमेंट है, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज बीन रिकॉर्डेड इन द एलोकेशन ऑफ मनरेगा। पिछले वर्षों की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। सही स्टेटमेंट है,
compared to the previous year, highest percentage of growth has been recorded in allocation of जल जीवन मिशन। ये स्टेटमेंट गलत है। इसके हिसाब से करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी। आपको इसका एक्सप्लेनेशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्वेश्चन का ट्रेंड देखना है। आपको देखना है, पीछे हमने देखा था अमाउंट पूछ लिया था, तो आपको बजट से अगर देखना हो तो स्कीम वाइज अमाउंट एलोकेशन और ट्रेंड क्या है, ट्रेंड में परसेंटेज ग्रोथ डिक्लाइन उसी साल में सेम स्कीम की पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट लोएस्ट एलोकेशन और परसेंटेज ग्रोथ डिक्लाइन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्कीम्स, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो बजट का ट्रेंड जब आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, फरवरी में आने वाला बजट है, तो न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़िएगा तो ट्रेंड को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the recommendation of Ashok Mehta Committee 1977 on Panchayati Raj, which of the following statement are correct? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है? ऑप्शन है स्टेटमेंट है द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier सिस्टम। सही स्टेटमेंट है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। ये गलत है, ये उन्होंने रिकमेंड किया था डिस्ट्रिक्ट को। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को नहीं बल्कि जनपद या जिला को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु होना चाहिए। उन्होंने 2 स्तरीय कौन कौन से बताए थे? पहला जिला परिषद, दूसरा मंडल परिषद। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एक पंचायती राज से रिलेटेड एक और मेहता कमेटी बनी थी, कौन मेहता कमेटी थी और वो किस साल में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? आप इसको कमेंट सेक्शन में अगर बता सकते हैं तो जरूर कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसका सही ऑर्डर है, ग्रीक्स पहले आए, फिर शकाज ने इन्वेड किया, फिर कुशाणाज ने इन्वेड किया था। ग्रीक्स ने नंदा पीरियड और मौर्यन पीरियड में अटैक किया हुआ था। आपको अलेक्जेंडर का नाम पता होगा, और उसके बाद उसका जो कमांडर हुआ करता था सेल्यूकस निकेटर, उसने भी कोशिश की थी अटैक करने की चंद्रगुप्त के ऊपर। तो ग्रीक्स मौर्यन और नंदा पीरियड में थे। शकाज थे, ये शुंग पीरियड के टाइम पे लगभग हुआ करते थे। ये लेटर मौर्यन पीरियड में हुआ करते थे। लेटर मौर्यन पीरियड में इन्होंने अटैक किया था। और उसके बाद कुशाणास थे। 1st सेंचुरी एडी में कुशाणास ने इंडिया पर अपना रूल किया हुआ था। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीक्स, शकाज एंड कुशाणास। ग्रीक्स का आपको पता होगा, इन्होंने पोरस पर अटैक किया था, और पोरस कॉन्टेम्परेरी था धनानंद का, और फिर धनानंद और अर्ली मौर्यन। शकाज का इन्वेजन हुआ था अशोका की डेथ के बाद लेटर मौर्यन पीरियड में। और कुशाणास ये इंडिया में 1st सेंचुरी एडी के अर्लियर ईयर्स में ही इंडिया में इन्वेड कर चुके थे, और 30 CE तक इन्होंने लगभग इंडिया में खुद को एस्टैब्लिश कर लिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
To whom does the credit goes to the development of coconut and sugarcane agriculture in Philippines? फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? तो ये 17th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक यहाँ पे स्पेन की कॉलोनी थी और लेटर ऑन अमेरिका ने इस पे कॉलोनी बनाई। तो इन दोनों ने यहाँ पे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस किया हुआ था, तो उन्होंने कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर को फिलीपींस में प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। न्यूजीलैंड्स गोल इज टू बी स्मोक फ्री बाय। ये लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स में था। 2025 इसका करेक्ट आंसर है। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? ऑप्शन डी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरसन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। अजरसन कहता है 12 चीतास अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन फरवरी 2023। फरवरी 2022 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। रिस्टोरिंग चीतास पॉपुलेशन कंसीडर्ड टू बी प्रायोरिटी फॉर इंडिया। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है। स्टेटमेंट दोनों सही है, इसमें दोनों सही है, रीजन भी और अजर्शन भी, और अजर्शन रीजन को एक्सप्लेन भी करता है। अजर्शन फैक्ट बेस्ड है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। रीजन का हम समझने की कोशिश करते हैं। रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड टू बी द प्रायोरिटी फॉर इंडिया। चीता और टाइगर आपको पता होगा अदर बिग कैट्स जो है ये सब मानी जाती हैं फ्लैगशिप स्पीसीज, जिसमें से चीता और टाइगर को माना जाता है ये ग्रासलैंड, ड्राईलैंड। इस रीजन में ये फ्लैगशिप स्पीसीज मानी जाती है। फ्लैगशिप का मतलब होता है ये एक एम्बेसडर टाइप होती है जो लोगों को अटेंशन को इजीली अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे स्पीसीज का नोमेनक्लेचर इनको दिया जाता है ताकि ये लोगों को रिमाइंड करवाया जा सके कि अर्जेंट बेसिस पे ये जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ड्राईलैंड इकोसिस्टम है, स्क्रब्स है, इन सारे चीज़ों को डेवलप करने की अर्जेंट बेसिस पे नीड है, इनको कंजर्व किया जाना चाहिए। और जब इन पॉपुलेशंस को जब इन स्पीसीज को प्रमोट किया जाता है तो इसका पर्पस यही होता है कि जो ग्रासलैंड या ड्राईलैंड एरिया है या इन स्पीसीज का जो हैबिटेट है वो उस रीजन को, उस एरिया को कॉम्प्रिहेंसिवली कंजर्व किया जा सके। तो इस वजह से चीता की पॉपुलेशन को रिस्टोर करना इंडिया की प्रायोरिटी बनता जा रहा है, क्योंकि इंडिया में लैंड डिग्रेडेशन काफ़ी बढ़ रहा है और इंडिया डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना चाहता है और इसने अपने कुछ गोल्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इन सब चीज़ों से रिलेटेड एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए। उसमें चीतास का रिस्टोरेशन अगर देखा जाए, चीता की पॉपुलेशन या टाइगर की पॉपुलेशन अगर रिस्टोर कर ली जाती है टाइम पे, तो उसका मतलब है कि उनसे रिलेटेड हैबिटेट को रिस्टोर कर लिया गया है। तो इस वजह से ये इंडिया का एक प्रायोरिटी एरिया है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में। तो इसमें दोनों सही है। ऑप्शन ए बोथ assertion and reason are true and R is correct explanation of A. Next question है, which among the following provision part of the constitution is not correctly matched? Official language, ठीक है। of union territories, ये भी ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स का जो पार्ट दिया गया है ये पार्ट गलत है। पार्ट 14 है, पार्ट 14A, ये ट्राइब्यूनल से एसोसिएटेड पार्ट है। तो इसमें ये ऑप्शन डी करेक्टली मैच्ड नहीं है, बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए पार्ट 11 किस कॉन्टेक्स्ट में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज कमीशन। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, पंचायती राज्य आयोग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एज पर आर्टिकल 233 के। ये इंसर्ट किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1992 में पास हुआ था। उसके अकॉर्डिंग बोला गया था अंडर आर्टिकल 243 के पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इलेक्शन करवाने के लिए एक स्पेसिफिक बॉडी होगी, राज्य निर्वाचन आयोग। इसका काम इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के साथ साथ स्टेट्स लेवल पे पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन भी यही करेगी। और उसके बाद एज पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 243 इंसर्ट किया गया, जिसने बताया कि ये यूएलबीज के इलेक्शंस के लिए भी सेम बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी जो कि पंचायती राज इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, 56th है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रोपाउंडर्स ऑफ थ्योरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी रिपीट होता रहता है। थ्योरी है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, प्रोपाउंडेड बाय एडविन कैनन। सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी, प्रोपाउंडेड बाय हेनरी जॉर्ज। एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, प्रोपाउंडेड बाय थॉम्पसन। और पॉपुलेशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी, ये माल्थॉस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। थ्योरी आप देख लीजिएगा, इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा। वैसे इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है, डिटेल भी अगर याद हो तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ की रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। अदर इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स नीचे मेंशन्ड है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। ये लास्ट ईयर काफी ज्यादा करंट अफेयर्स में था, विमल जालान ने ये बुक लिखा था। विमल जालान आरबीआई, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। अब एक बार इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कौन से नंबर के गवर्नर थे, और प्रेजेंट में जो शक्तिकांत दास हैं वो कौन से नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ये यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन होता है। और वाटर और मिनरल्स इसमें जो एम्बेडेड होते हैं, इन मिनरल्स को ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टेम के थ्रू एक डायरेक्शन ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a geographical unit that collects, stores and release water is called watershed। ये एनसीईआरटी जियोग्राफी की डेफिनेशन है, और आई थिंक 11th क्लास की इंडिया की जियोग्राफी में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और भी नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। Article 109 provides for the joint sitting of both houses in certain cases. The speaker presides the joint sitting of two houses of parliament. संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों, अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। ये अनुच्छेद 109 नहीं है, 108 है। आर्टिकल 108। आर्टिकल 109 ये बताता है कि मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा।
तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है द स्पीकर प्रीसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट सही है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, सही है। आपको बताना है कि क्या पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग को इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड कर सकता है या नहीं, कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये मुझे लग रहा है मैंने 5वां या 6ठा क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डिस्कस किया है, और इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च पे कोई भी ऐसा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं दिया गया है। 17 डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसमें स्पेस रिसर्च जैसा कुछ नहीं है। जेंडर इक्वालिटी है, ये SDG 5th है, जीरो हंगर SDG 2nd, एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, ये हेल्थ रिलेटेड है, SDG 3। स्पेस रिसर्च जैसा कोई भी गोल नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है। सो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली बनारस के पास में। और आपको बताना है यूपी में नेशनल पार्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन यूपी, और उसमें लेटेस्ट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग statements is are correct। The PM गति शक्ति स्कीम नेशनल प्लान was launched in 2022, गलत है, 21 में था। PM गति शक्ति स्कीम pertains to 7 engines of growth, कौन से हैं, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है। NIP विल बी अलाइंड विद PM गति शक्ति फ्रेमवर्क, सही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों किस सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जलमार्गों और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सही है, ओनली 2, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है क्योंकि पहला इसमें 2022 बोल रहा है और वो 2021 की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इन 2022। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की 2022 के अकॉर्डिंग ये इंडिया की रैंकिंग 10th है। 23 में ये रैंकिंग में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है और 8th रैंक पे आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द EV रामास्वामी नायकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। EV रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ही पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, सही ये स्टेटमेंट है। 1919 में वो कांग्रेस से जुड़ गए थे और 1920 के NCM में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, ये भी स्टेटमेंट सही है। गांधी जी के रिलीजियस पॉलिसी से परेशान थे और ये एक रैडिकल सोशल रिफॉर्मर थे, तो ये ब्राह्मणिकल सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहॉल कर देना चाहते थे जिसकी वजह से ये गांधी जी से नाराज थे। तो 1925 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को इन्होंने लॉन्च किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है by which year the target of population stability has been fixed in India।
भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? एज पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, ये ईयर है ईयर 2045, आज़ादी के 100 साल बाद इंडिया में पॉपुलेशन स्टेबिलिटी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, ये 2016 की स्कीम है, इसलिए ये गलत है। बाकी सारी स्कीम्स करेक्टली मैच्ड हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अर्बन मिशन, रूरल हाउसिंग इंटरनेट सब्सिडी स्कीम, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ये कौन सी स्कीम का सब कंपोनेंट है, आप बताइएगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना सही है, 2014 का है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये भी सही है, 2014 का है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन स्कीम, ये 2016 में लॉन्च किया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही, बाकी सारे स्कीम्स और उनके ईयर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the theme of the International Day for the Eradication of Poverty for 2022-23? 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो फ्रेंड्स, हर साल 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट किया जाता है, और 2022-23 में इसकी थीम थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following hormone is secreted by beta cell of islets of Langerhans of pancreas? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंसुलिन। और फ्रेंड्स, ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दो हार्मोन है जो पैंक्रियाज से मेनली सीक्रेट होते हैं, और इनका दोनों का पर्पस होता है कंबाइंड रूप से ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, ब्लड शुगर को मैनेज करना, और इंसुलिन इसमें एक्सेस ब्लड शुगर को सिंथेसाइज करता है। ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड शुगर को इंक्रीज करना, ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करना, और इंसुलिन का काम होता है एक्सेस ब्लड शुगर को सिंथेसाइज करके ब्लड शुगर का लेवल एक ऑप्टिमम लेवल तक लेके आना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ बुक्स हैं और उनसे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट है, उनको मैच करवाना है। तो बुक है मिराते सिकंदरी, ये रिलेटेड है विक्ट्री ऑफ गुजरात से। ऑप्शन 4, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट में 4th नंबर बुरहान मासिर, ये रिलेटेड है बहमनी के अहमदनगर के रूल से रिलेटेड है। तो 2, और रियाजुत सलाटिन, ये बंगाल की हिस्ट्री है। तो 3, एंड 4th है रियाजुल इंसा, सॉरी ये 3 नहीं 1 है, और 4th है रियाजुल इंसा। ये है इंसा मतलब होता है कम्युनिकेशन, तो रियाजुल इंसा ये महमूद गवन के लेटर से रिलेटेड का कलेक्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बनता है 4213, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड डिटेल्स और इसके राइटर्स के बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स मिल जाएंगी, आप उनको एक बार देख लीजिएगा, बुक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट? भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हरियाणा है, ये लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में था। 73rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है?
तो फीकल मैटर, यूरिन और डोमेस्टिक वेस्ट ये ऐसे पोल्यूटर्स हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब इन्हें डिग्रेड कर सकते हैं, इन्हें डिकम्पोज कर सकते हैं। बट पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये इनर टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, और इनका डिग्रेडेशन बायो ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और आपने एक टर्म सुना होगा, बायो मैग्निफिकेशन। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू, बायो मैग्निफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म में जाकर के कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। तो पेस्टिसाइड्स इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेशनल पार्क्स जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, जेनेटिक पूल एंड नन ऑफ द एबव। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए इन सीटू कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज मेनली दो टाइप की हैं। एक इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन ये ऑन साइट ओरिजिनल हैबिटेट में होता है। इसमें जिस डाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है, वो जिस हैबिटेट का पार्ट है उसी में ही उसको कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। और इसके एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स में हमें मिल जाते हैं नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज में जितने भी पार्ट आते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज में, प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आ जाते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रूव्स एट्सेट्रा। तो ऑन साइट ओरिजिनल हैबिटेट में जब ऑर्गेनिज्म के को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है, उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है, तो वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, यहाँ एक स्पेशल केयर यूनिट तैयार कर दी जाती है, स्पेशल केयर यूनिट टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। और ये उनके नेचुरल हैबिटेट से हटा करके ऑफ साइट कंजर्वेशन की एक कोशिश होती है, सो दैट उनके लिए एक ऑप्टिमम इकोसिस्टम प्रिपेयर किया जा सके। वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो सकता है। और इसके एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हम क्रॉप फील्ड को इंक्लूड कर सकते हैं, क्रॉप फील्ड्स, जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स, क्रायो प्रिजर्वेशंस, सीड बैंक। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के। इन सीटू कंजर्वेशन के नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, सेक्रेड ग्रुप्स, हम बायोस्फीयर्स को रख सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये उसी एनवायरनमेंट में कंजर्वेशन होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, जहाँ का एंडेमिक होता है। तो एंडेमिज्म को ध्यान में रखते हुए जो कंजर्वेशन होता है वो इन सीटू कंजर्वेशन होता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन में एक स्पेशल केयर यूनिट तैयार की जाती है और उस यूनिट में कुछ आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। ये इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी, जेनेटिक और स्पीसीज डाइवर्सिटी दोनों को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द aquatic plant commonly used as biofertilizer in waterlogged rice field is। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है अजोला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अजोला। फ्रेंड्स, अजोला एक वाटर लॉग्ड इकोसिस्टम में पाया जाने वाला एक फर्न है और यह अक्सर देखा जाता है कि यह अनाबीना एल्गी के साथ में
ब्लू ग्रीन एल्गी अनाबीना के साथ में ये सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है और दोनों कंबाइंड रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक्सेलरेट करते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों हमेशा एक साथ में ही होकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, ये इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। और ये एग्जांपल है, अगर आप एनवायरमेंटल इंटरेक्शन की बात करें तो इनका एसोसिएशन जो है ये एग्जांपल है प्रोटो कोऑपरेशन, प्रोटो कोऑपरेशन का, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ में एसोसिएट होकर के एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल तो होते हैं, बट इंडिविजुअली भी वे एक दूसरे के बिना भी अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। तो इस तरह से अजोला एक बायो फर्टिलाइज़र है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी।